आधुनिक काल में हिंदुओं को हमेशा यह बोध कराया गया कि वह एक कमजोर और असांस्कृतिक अज्ञानी जाति है, जिसे इस्लाम और ईसाइयत ने सांस्कृतिक और सभ्य बनाया। उसके पास प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान की कोई परंपरा नहीं थी। हर समय हमें जातीय अपमान, पराजय और पीड़ा का अनुभव कराया जाता रहा। लेकिन हिंदू जाति के पुरखों ने 4वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक बर्बर आक्रांताओं के आने और उनके हाथों नृशंसतापूर्वक भौतिक राजनीतिक जीवन बोध को हताहत करने के पूर्व सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सृजनात्मक उत्कर्ष को प्राप्त किया था, उसे ठीक से जानना आवश्यक है। गुप्त काल में भारतवर्ष ने जिस भौतिक, नैतिक, बौद्धिक उत्कर्ष को छुआ था, उसे रेखांकित करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने लिखा था, After about 5 centuries of political disintegration and foreign domination, Aryavarta again reached the high water mark of moral, intellectual and material progress. अर्थात लगभग 5 शताब्दियों के राजनीतिक विघटन और विदेशी प्रभुत्व के बाद आर्यावर्त फिर से नैतिक, बौद्धिक और भौतिक प्रगति के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। 4वीं-5वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक भारत का वैभव अपने सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक, कलात्मक आयामों के साथ चीन, मध्य एशिया के विभिन्न देशों, अफगानिस्तान, काशगर, खोतान, कूची, कपिशा, बामियान, आमुदरिया, बल्ख, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और जापान में जिस वर्चस्व के साथ पहुंचा था, उसने इन समस्त क्षेत्रों को मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भारत को अपना गुरु मानने को बाध्य कर दिया। इतने लंबे कालखंड तक और इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बिना रक्तपात के अपनी प्रभावशाली उपस्थिति बनाए रखना और उस सांस्कृतिक रिक्त को इतना समृद्ध रूप देना हमारे उन पूर्वजों को आया था, जिन्होंने मानवीय मेधा और बौद्धिकता की ध्वज को इन देशों में जाकर गाड़ दिया था। यहाँ कुछ विद्वानों की सूची दी जा रही है, जिन्होंने ईस्वी सन 4वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के दौरान ज्ञानोदय के इस तेज पुंज से विश्व को स्तब्ध कर दिया था। वैसे यह सूची बहुत विस्तृत और विविध है। साहित्य, धर्म, दर्शन, संगीत, ज्योतिष, विज्ञान, गणित, शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुकला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रखरता का ध्वज लहराया करता था। ये विद्वान धर्म, दर्शन और उसके विभिन्न शाखाओं, उपशाखाओं के साथ साहित्य, कला, संगीत, शिल्प विद्या और स्थापत्य के प्रकांड विद्वान थे। उदाहरण के तौर पर कुमारजीव, संघभूति, गौतम संघदेव, पुण्यत्रात, विमलाक्ष, धर्ममित्र, धर्मयश, गुणवर्मन, गुणभद्र, प्रज्ञारुचि, उपशून्य और ज्ञानभद्र आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बोधि नामक एक भारतीय ब्राह्मण 581 ईस्वी में चीन से जापान गया था और संगीत की मुख्य शैलियों बोधिसत्व और भैरव को लेकर गया था। आज भी जापान में बोधि का दर्जा संगीत के आचार्य के रूप में समादृत है। ज्योतिष की 3 शाखाएं गौतम, कश्यप और कुमार चीन और जापान में तांग काल में लोकप्रिय हुई। चीन में नवग्रह सिद्धांत ग्रंथ को आधारभूत ग्रंथ माना गया। शिशु रोगों की चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ रावण कुमार चरित का 11वीं सदी में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। यह एक स्थापित सत्य है कि लगभग 600 वर्षों तक यानी 6 शताब्दियों तक चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया और मध्य एशिया के विस्तृत भूभाग खोतान, तुर्फान, काशगर, शेन, येन, कूची, अक्सू, कारु, कपिशा, गांधार, बामियान आदि पूर्णतया सांस्कृतिक रूप से भारतीय प्रबोधन की संतति थे। 800 वर्षों तक भारतीय प्रबोधन और उसके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की इतनी प्रभावशाली उपस्थिति के ही कारण आज भी चीन के चेतन अवचेतन मन पर इसका प्रभाव हावी रहता है। इसे 2012 में बीजिंग से प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्र में चीन सरकार ने स्वीकार भी किया था। अतीत के इन गौरवशाली उपकरणों का इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को डिजाइन करते वक्त उत्कृष्ट ढंग से राजनयिक प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ हो यह ध्यान में नहीं आता। भारतीय इतिहास का लगभग 8 शताब्दियों का वह स्वर्णकाल
न केवल इतिहास के पन्नों बल्कि भारतीयों के अवचेतन से भी मिटाने के प्रयास हुए, जबकि यही वो कालखंड था जिसके लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।